हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम चैप्टर 23 ऑफ सीआरपीसी के पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे कमीशन के बारे में। तो कमीशन क्या होता है, कब जारी होता है, कमीशन किसे जारी किया जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि जो विटनेस होते हैं उनके एविडेंस किस मैनर में रिकॉर्ड होते हैं, किस ढंग से रिकॉर्ड होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अब आज कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कमीशन क्या होता है, जब इसमें दो तरह के साक्षी होते हैं। एक तो ऐसे साक्षी जिनके लिए कमीशन जारी ही किया जाता है, उनके क्या है न्यायालय में नहीं बुलाया जाता। अब दूसरे साक्षी ऐसे होते हैं जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है और न्यायालय को मामला को शीघ्र निपटाना है, उनकी ज़रूरत है उस विटनेस की। तब वहाँ पर उसके एग्जामिनेशन के लिए एक समिति या एक कमीशन गठित की जाती है जो उनका साक्ष्य रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पर जाके, उनके पास जाके। तो ये कहलाता है कमीशन। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कमीशन किसे जारी किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेक्शन 284 ये क्या कहता है, कब साक्षियों को हाजिर होने से अवमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। यानी कि जो साक्षी है, विटनेस है, उनको क्या कर दिया जाता है, पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे दी जाती है, उनके लिए कमीशन जारी किया जाता है। लेकिन कौन से साक्षी होते हैं, जब कभी इस संहिता के दिन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई, अब या तो जांच हो रही हो, जांच कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है, न्यायालय करती है, या फिर विचारण चल रहा हो, या फिर कोई अन्य कार्रवाई कोर्ट की हो रही है, उसके अनुक्रम में न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के लिए प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है। किसके लिए, जस्टिस करने के लिए, न्याय को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जो उस साक्षी है उसकी परीक्षा की जाए। अब यहाँ जो साक्षी है वो ऐसी साक्षी की हाजिरी इतने विलम्ब या बे असुविधा के बिना नहीं हो सकती। यानी कि जो उस साक्षी को बुलाया जाएगा उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको आने में कहीं दूर रहता है, न्यायालय क्षेत्र अधिकार से बाहर रहता है। तब उसके मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तो क्या करेगा, न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अवमुक्ति दे सकता है, यानी कि साक्षी को आने की जरूरत नहीं है। और साक्षी की परीक्षा किए जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी किया जाता है। तो यहाँ पे जो 284 है वो विटनेस के लिए है। अब यहाँ पे मान लीजिए, ये तो होगी कि विटनेस यदि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अब मान लीजिए जो विटनेस है यानी साक्षी है वो कारागार में है, यानी जेल में बंद है। अब जेल में बंद है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। अब उससे यदि यहाँ पे बुलाया जाए कोर्ट में तो हो सकता है उससे लोक शांति भंग हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो कारागार में बंद है उसकी साक्ष्य लेने के लिए भी कमीशन जारी किया जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा है, ये चीज़ कहाँ पे लिखी है आपकी, ये आपका लिखा है 271 ऑफ सीआरपीसी। यानी कि आप 271 देख लेते हैं पहले। 271 कारागार में साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। तब यहाँ पे क्या है कि कारागार में बंद है साक्षी, अब उसकी जो साक्ष्य है वो लेना अनिवार्य है, न्याय के उद्देश्यों के लिए जरूरी है, न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है। तब न्यायालय क्या करेगा, जो कारागार में पैरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति के साक्षी के रूप में परीक्षा करने के लिए 284 के अधीन यानी 284 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति इस अध्याय के उपबंधों को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि जो 284 में प्रोविज़न है, अभी हम पढ़ रहे थे जो 284, उसकी जो प्रोविज़न बताए गए हैं वो सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। ये उसके जो प्रावधान है, कारागार में साक्षी जो बंद है उसके भी साक्ष्य के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है 284 के अधीन। ये प्रावधान यहाँ पर 271 में लिखा है, लेकिन जो प्रोविज़न लागू हो, प्रोसीजर है जो 284 के तहत यहाँ पे लागू किया जाता है। और दूसरी चीज़ आती है कि और ये अध्याय 23 के भाग खा के उपबंध, यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 पढ़ रहे हैं चैप्टर 23 के, उसके उपबंध कारागार में ऐसे व्यक्ति को कमीशन पर परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे किसी अन्य व्यक्ति को। यानी कि जैसे 284 में नॉर्मल व्यक्ति को कमीशन जारी होता है, नॉर्मल जो साक्षी है विटनेस से बाहर है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो वहाँ पर जैसे लागू होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम लागू होगा। तो ये बताया गया 271 में, यानी कारागार में बंद है तब। अब बढ़ते हैं अपने 284 की ओर। ये तो हो गया कि जो नॉर्मल जो साक्षी होते हैं न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर है उनको जारी किया जा सकता है क्योंकि वो आ नहीं सकते हैं। अब लेकिन परंतु जहाँ ये दूसरा प्रोवाइजो दिया हुआ है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है, वहाँ ऐसी साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऊपर लिखा है जारी कर सकता है,
अर्थात जारी कर सकता है, कि मतलब कि वो विटनेस न्यायालय में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोवाइजो दिया गया है कि जारी किया ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनको न्यायालय में नहीं बुलाया जाता। उनके लिए क्या है, अगर उनका साक्ष्य लेना भी है, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, तो यहाँ पर इनका क्या किया जाता है, उनके लिए एक कमीशन या समिति गठित की जाती है। और वो क्या करते हैं, जाके परीक्षा करते हैं और एक रिपोर्ट पेश करते हैं न्यायालय में, जिस न्यायालय ने कमीशन जारी किया था। तो ये हो गए कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह है, तो यहाँ पे उनके लिए कमीशन जारी ही किया जाता है, उनको न्यायालय में नहीं बुलाया जाता है। अब ये जो कमीशन है, कमीशन से रिलेटेड आपका प्रोविज़न आपको सीपीसी में भी मिलता है। सीपीसी में कहाँ मिलता है, 75 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि किस किस काम के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार 75 से 78 तक के बीच में पूरा प्रोविज़न है, प्लस ऑर्डर 26, ठीक है। ऑर्डर 26 में क्या बताया गया है कि कमीशन जो रिसीवर नियुक्त, कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो सीपीसी का तो अभी पढ़ेंगे, सीपीसी का हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके सीपीसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि प्लीडर की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के लिए उचित समझे अभियोजन द्वारा दी जाए। यानी कि जो चाहता है कि उसकी किसी की परीक्षा की जाए, यानी कि एक पक्षकार चाहता है, ए नाम का पक्षकार चाहता है कि बी नाम के यहाँ पे क्या किया जाए, इसके साक्ष्य लिया जाए, ठीक है, इसकी परीक्षा की जाए। तो यहाँ पे ए के द्वारा क्या किया जाए, कोर्ट कहेगी कि भैया आप पैसा तो दो, उसको वहाँ पे जाने का पैसा लगेगा, खर्च लगेगा, तो उसका पूरा पैसा दे, फीस दो, जो भी रहे। तो वहाँ पे उस सबको देने के बाद यहाँ पे साक्षी कमीशन जारी किया जाता है। ये हो गई। अब यहाँ पे बात करें सेक्शन 285 क्या कहता है, कमीशन किसको जारी किया जाता है। ऊपर तो हो गया कि कमीशन जारी करने के बारे में प्रावधान। अब कमीशन किसको जारी किया जाएगा, एक तो हमने पढ़ लिया कि कारागार में जो साक्षी है उसको जारी किया जाता है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्रों के अंदर जिन पर इस संहिता का विस्तार है, यानी कि सीआरपीसी जहाँ तक लागू है, यदि वहाँ पर ये जो साक्षी है वहाँ पर उसकी अधिकारिता क्षेत्र में निवास करता है, जिस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के अंदर निवास करता है, तो वहाँ पर जो कमीशन है किसको जारी किया जाए, किसको निर्दिष्ट होगा, यहाँ पे होगा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी को हो सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो ऐसा साक्षी मिल सकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट को यहाँ पे कमीशन निर्दिष्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन ये कब, जहाँ पर ये सीआरपीसी लागू है। लेकिन यदि मान लीजिए यदि साक्षी है तो भारत में, लेकिन ऐसे राज्य किसी क्षेत्र में है जहाँ पर इस संहिता यानी कि सीआरपीसी लागू नहीं है, तब कमीशन ऐसे न्यायालय अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। कौन से न्यायालय अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ठीक है। ये दो चीज़ें हुई, यदि सीआरपीसी जिस राज्य क्षेत्र में लागू है तो वो कहाँ पर किसको निर्दिष्ट होगा, सिर्फ यहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा है या फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, दोनों को यहाँ पे पावर है, यहाँ पे इसको निर्दिष्ट होगा। लेकिन जहाँ पर लागू नहीं है वहाँ पे किसको होगा, ऐसे न्यायालय अधिकारी को जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि यदि साक्षी भारत से बाहर के देश या स्थान में है, तो ऐसे देश या स्थान की सरकार से केंद्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों के समय साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं। यानी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है साक्षियों के साक्ष्य लेने के लिए, ठीक है ना। जो विदेश हैं, जो बाहर के जो कंट्रीज हैं, चाहे भारत के अलावा जो जैसे बांग्लादेश हो गए मान लीजिए, ठीक है, चाइना हो गए, यूके हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ से एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि यदि कोई साक्षी है तो वहाँ पर उसके ठहराव के लिए यानी एग्रीमेंट कर लिया जाता है। तो कमीशन ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय अधिकारी को निर्दिष्ट होगा और पारित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी भेजे जो केंद्र सरकार सूचना निर्दिष्ट करे। यानी कि केंद्र सरकार यहाँ पे डिसाइड करेगी, यदि भारत के बाहर है या फिर भारत के अंदर ही साक्षी है लेकिन वो क्या है उस राज्य क्षेत्र में लागू नहीं है सीआरपीसी, तो यहाँ पे केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि निर्दिष्ट कर सकती है, विहित कर सकती है कि कौन सा प्राधिकारी को यहाँ पे कमीशन निर्दिष्ट होगा, जारी किया जाएगा। ये होगी 285। अब 286 में क्या है कि कमीशनों का निष्पादन।
भैया जो वहाँ पे 285 में कमीशन तो जारी कर दिया गया, निर्दिष्ट कर दिया गया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो गए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, इनको जारी तो कर दिया गया, लेकिन वो क्या करेंगे भाई, उसका एग्जीक्यूशन भी तो करेंगे। अब यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन किया जाएगा तो कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे इस निमित्त नियुक्त किया गया है, ठीक है, नियुक्त करने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, तो साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा। अब यहाँ पे कमीशन जारी हुआ है, लेकिन कमीशन जारी हुआ तो इस साक्षी को पता तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कमीशन किसको निर्दिष्ट हुआ है, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तब अभी ये जो मजिस्ट्रेट है जिसको ये कमीशन प्राप्त हुआ है, वो क्या करेगा, एक समन जारी करता है। समन क्या होता है कि भाई नोटिस भेजेगा कि आपको यहाँ पे आना है, इस तारीख को आना है, इतने बजे आना है, साक्ष्य देना है, ठीक है, साक्ष्य देना है, दस्तावेज पेश करना, जो भी है उसके लिए समन जारी किया जाता है। अब वहाँ पे जो व्यक्ति है अथवा उस स्थान को जाएगा जहाँ साक्षी है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उस स्थान पर भी जा सकता है जहाँ पर वो साक्षी मिल सकता है, और उसका साक्ष्य उसी रीति से लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों को प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन वारंट मामलों के विचारण के लिए, यानी कि जो वारंट मामलों के विचारण के लिए जो शक्तियां हैं उसी पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो यहाँ पे साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए। तो साक्ष्य रिकॉर्ड करने के मैनर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये हो गया, निष्पादन की बात हो गई। अब यहाँ पे जब निष्पादन हो गया तो पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे, यानी कि इस संहिता के अधीन किसी ऐसे कार्यवाही के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है। अब यहाँ पे अपने अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवादक से सुसंगत समझता है, उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसका दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा या यदि अभिरक्षण में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उक्त साक्षी की परीक्षा प्रतिपरीक्षा पुनः परीक्षा किया जा सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। यहाँ पे या तो यहाँ पे चीफ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, रीएग्जामिनेशन भी हो सकता है। अब कमीशन का लौटाया जाना, अब परीक्षा हो गई है, ठीक है ना, कमीशन जिसको जारी किया गया तो उसने परीक्षा कर ली, समन जारी किया, उसके बाद परीक्षा की, चीफ किया, क्रॉस किया, सब कुछ हुआ। अब यहाँ पे जब कमीशन पूरा हो गया है, उसका काम हो गया, निष्पादन हो गया, तो भैया कमीशन लौटाया भी तो जाएगा। यानी कि जिस कोर्ट ने, यानी कि ए नाम के कोर्ट ने क्या किया था, कमीशन जारी किया था बी नाम के कोर्ट को कि आप जाके आपके अधिकारिता पे सी नाम का व्यक्ति है उसकी परीक्षा करना है। अब यहाँ पे बी नाम के कोर्ट ने क्या कर लिया, परीक्षा कर लिया, तब इसको लौटाएगा भी ना ए को। तो यहाँ पे है कि 284 के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने के पश्चात वह उसके अधीन परिरक्षित साक्ष्यों के अभिसाक्ष्य सहित उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने कमीशन जारी किया था लौटाया जाएगा, और कमीशन उससे संबद्ध विवरणी और अभिसाक्ष्य सब उचित समय और पक्षकारों के निरीक्षण के लिए प्राप्त होंगे और न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते किसी पक्षकार के यहाँ पे गढ़े। यानी कि कुल मिला की बात है कि जैसे अभी हमने बताया कि पूरा जो साक्ष्य रिकॉर्ड किया गया था तो वो सारी जो कमीशन है उसको लौटाया जाएगा ऐसे न्यायालय को जिसने क्या किया था, कमीशन जारी किया था। ये हो गया। अब कार्रवाई का स्थगन, ये 289 अब याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि विदेशी कमीशनों का निष्पादन, अभी हमने भेजा था कि भारत के बाहर कमीशन का भेज रहे थे हम, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे थे, कुछ एग्रीमेंट कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे साक्ष्यों को परीक्षा किए जाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि विदेश से कमीशन आ रहा है तो उसका निष्पादन किया जाएगा। तो 286 के उपबंध और 287 288 के उतने भाग का उपबंध जितना कमीशन के निष्पादन किए जाने और उसके लौटाए जाने से संबंधित है, इसमें इसके पश्चात वर्णित किन्हीं न्यायालयों, न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए कमीशन के बारे में वैसे ही लागू होंगे जैसे 284 के दिन जारी किए कमीशन लागू। यानी कि जो विदेश से कमीशन आ रहे हैं, विदेशी कमीशनों का निष्पादन कैसे किया जाएगा, जो यहाँ पे 286 से लेकर 287 288 में जो प्रोविजन बताए गए हैं वो सारे प्रोविजन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे, वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे कि 284 के अधीन जिन मानो को कमीशन जारी किए गए, जिस वो जितनी पावर वहाँ पे है, ठीक है ना, जांच करने की, समन जारी करने की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगी। ये हो गया विदेशी कमीशनों का निष्पादन, ये आपको हेडिंग पूरा याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है। तभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें साक्ष्यों को साक्ष्य देने
कि न्यायालय में आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अपनी एक रिपोर्ट भेज देते हैं, उसी के आधार पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पे साक्ष्य माना जा सकता है। तो सबसे पहले आती है आपकी 291 आ गई, ठीक है ना, जहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है। 291A बताया गया है। 291A में क्या है, मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट के बारे में। 292 में टकसाल के अधिकारियों के। 293 में वैज्ञानिकों के, यानी सरकारी वैज्ञानिक हैं, उनकी रिपोर्ट भेज दी जाती है, बस उतना ही चल जाता, उसी को साक्ष्य मान लिया जाता है। और 284 जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, कमीशन पर साक्ष्य वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले 291, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया, यानी कि या तो अभियुक्त की उपस्थिति में लिया गया हो मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य, ठीक है ना, जो जिसे अनुप्रमाणित किया गया है किसके द्वारा, चिकित्सीय जो चिकित्सीय साक्षी हैं या फिर अभिसाक्ष्य इनके द्वारा दिया गया था। इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया हो, यानी कि जो कमीशन जारी करके वहाँ पे साक्ष्य ले लिया गया हो। सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारण अन्य कार्य में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी के रूप तौर पर नहीं बुलाया गया। इसका मतलब ये है, यहाँ पे सिंपल भाषा में समझें तो जो सिविल सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी क्या है, जो रिपोर्ट भेज दी जाती है या फिर कमीशन पे उनका साक्ष्य लिया गया है, तो वहाँ पे इसको साक्ष्य के तौर पे माना जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसको यहाँ पे न्यायालय में बुलाया ही जाए, ठीक है। न्यायालय में बुलाए बिना भी क्या किया जा सकता है, उसको साक्ष्य में माना जा सकता है। और यदि न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसे किसी अभिसाक्षी को समन कर सकता है, उसके अभिसाक्ष्य की विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है और अभियोजन और अभियुक्त के आवेदन पर वैसा करेगा। यानी कि जब अभियुक्त है या फिर आवेदन है, अभियोजन है या फिर अभियुक्त है, यदि वह आवेदन करते हैं तब यहाँ पे उसको समन किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे उसके रिपोर्ट को भी साक्ष्य माना जा सकता है। 291A क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। अब ये जो धारा है 291A, ये जोड़ी कब गई थी, 2005 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो 23/6/2006 से लिए लागू हुई है, ठीक है। 23/6/2006 से, ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है। तो मजिस्ट्रेट की शिनाख्त, कोई दस्तावेज जिसका किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षरित शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्य थे। यानी कि कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट है जिसका किसी व्यक्ति या संपत्ति से संबंध है, और वो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसने अपने हस्ताक्षर किए थे और उसकी शिनाख्त की थी, आइडेंटिफाई किया था, शिनाख्त रिपोर्ट उसने तैयार की। तो वहाँ पर जो शिनाख्त रिपोर्ट तैयार की गई थी उसको किसी जांच या कार्यवाही में क्या किया जा सकता है, साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पे भले ही उसके मजिस्ट्रेट को यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर ना बुलाया गया हो, लेकिन उसके जो रिपोर्ट थी, आइडेंटिफाई रिपोर्ट थी, ठीक है, शिनाख्त रिपोर्ट थी, उसको क्या किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है कि जहाँ ऐसी रिपोर्ट में ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति या साक्षी का विवरण है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21, 32, 33, 155, 157 के उपबंध लागू होते हैं, वहाँ ऐसा विवरण इस अध्याय के अधीन उन धाराओं के उपबंधों के अनुसार के सिवाय उपयोग में नहीं लाया जाएगा। यहाँ पे इन सभी धाराओं को छोड़ दिया गया है। यदि इसके अनुसार किया जाता है तो यहाँ पे उसको उपयोग में लाया नहीं जाएगा, कोई संदिग्ध यहाँ पे व्यक्ति के बारे में यदि रिपोर्ट है तो। दूसरा आता है कि न्यायालय यदि वो ठीक समझता है तो वहाँ पे इसको बुला सकता है वगैरह वगैरह, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था 291 में, उसी प्रकार 291A में भी है, इसको न्यायालय ठीक समझता है तो बुला सकता है। अब यहाँ पे 292 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। अब यहाँ पे जो टकसाल क्या होता है कि जो मुद्रा छपती है, यानी कि जो सिक्के छपते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी कि जो मिंट होते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के गढ़े जाते हैं, वहाँ पे उसके कोई अधिकारी है, उसकी यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। तो टकसाल के अधिकारियों को साक्ष्य, कोई दस्तावेज जो यथास्थिति किसी टकसाल या नोट छपाई, मुद्रालय या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जिसके अंदर स्टाम्प, लेखन सामग्री, नियंत्रक कार्यालय भी है, ये सभी चीज़ यहाँ पे प्रश्नगत दस्तावेजों की सरकारी परीक्षा के प्रश्नगत दस्तावेजों के राज्य परीक्षा की जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। यानी कि किसी ऐसे परीक्षा की यहाँ पे बात की जा रही है जो जिसे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो या नोटिफिकेशन के द्वारा उसको अपॉइंट किया हो, या ऐसे
जो भी कार्य यहाँ पे बताए गए हैं कौन कौन से, या तो नोट छपाई वाला कार्य हो, या टकसाल की यानी मुद्रा मिंट वाला हो, या फिर स्टाम्प से संबंधित कोई कार्य हो रहा हो, तो यहाँ पर इसके लिए क्या किया जा सकता है, इससे संबंधित प्रश्न के लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट मंगाई जा सकती है जो टकसाल के अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है। यहाँ पे भले ही उनको क्या नहीं किया हो, यहाँ पे न्यायालय में ना बुलाया गया हो, फिर भी उसको जो रिपोर्ट है उसको क्या मान लिया जाता है, साक्ष्य मान लिया जाता है। और यहाँ पर भी जो क्लॉज 2 है उसमें भी बुला सकता है, यहाँ पे उसके लिए बताया गया परीक्षा की जा सकती है उसकी विषय वस्तु के बारे में। अब यहाँ पे 293, अब एक इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है 293 से, ठीक है। तो 293 में जो क्वेश्चन आया हुआ है एडीजे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, यानी कि जो सरकारी वैज्ञानिक होते हैं उनकी यहाँ पे कोई रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो कोई दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, जिसे यह धारा लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्रवाई के दौरान परीक्षा या विश्लेषण या रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज़ के बारे में स्वहस्ताक्षर रिपोर्ट होनी तात्पर्य है। यानी कि कोई ऐसी कार्रवाई के दौरान कोई विश्लेषण करने के लिए कहा गया था, और वो जो वैज्ञानिक है उसने क्या किया था, एक रिपोर्ट बनाई थी। अब रिपोर्ट बनाने के बाद उसने उस पर हस्ताक्षर किया, पूरी बाकायदा हस्ताक्षर किया कि यहाँ पर ये रिपोर्ट है जो विश्लेषण के लिए था, वो सारी चीज़ यहाँ पे तैयार हो गई। अब उसने पूरी चीज़ रिपोर्ट बनाई और उस पर हस्ताक्षर करके भेज दिया न्यायालय में। अब न्यायालय में जब भेजना है तो उसको क्या माना जाता है, उसको साक्ष्य मान लिया जाता है कि साक्ष्य तौर पर उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है, यानी बुला सकता है उसको, और उसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में परीक्षा कर सकता है कि भैया आपने जो जो बनाया है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ इसका सब सेक्शन 4 यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सब सेक्शन 4 में क्या है, ये धारा निम्नलिखित की सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है। तो कौन कौन से सरकारी वैज्ञानिक इसके अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहला आता है कि सरकार को कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक, इसमें से कोई आपको एग्जाम्पल में दे सकता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, 4 को दे देगा, 3 को दे देगा, 1 कुछ अलग दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो रासायनिक परीक्षक है, सहायक रासायनिक परीक्षक है, ठीक है ना, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक है, अंगुली छाप कार्यालय निदेशक, ठीक है ना, निदेशक हफियन संस्थान मुंबई। ये सारी जो यहाँ पे बताए गए सरकारी सीरम वैज्ञानिक, कोई सरकारी वैज्ञानिक जो इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया हो, ये सभी चीज़ यहाँ सभी लोग यहाँ पे सरकारी वैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 295 और 296, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल क्या होता है कि जो शपथ पत्र होते हैं, शपथ पत्र का एविडेंस एक्ट में साक्ष्य नहीं माना गया है, ठीक है। जो शपथ पत्र होता है इसको एविडेंस एक्ट में साक्ष्य नहीं माना गया है, आप इसे पढ़ा होगा। लेकिन जो सेक्शन 295 है और 296 है, इसके अंतर्गत जो शपथ पत्र है उसको भी साक्ष्य माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र, जब किसी न्यायालय में इस संहिता के अधीन किसी जांच विचार अन्य कार्रवाई के दौरान कोई आवेदन किया जाता है और उसमें किसी लोक सेवक के बारे में अवगतन किए जाते हैं, तो आवेदन में अविकथित तथ्यों का शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य दे सकता है। यहाँ पे शपथ पत्र के द्वारा साक्ष्य दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन शपथ पत्र को साक्ष्य मानते क्यों नहीं है, शपथ पत्र को साक्ष्य इसलिए नहीं मानते हैं, जो शपथ पत्र दे रहा है यानी शपथ ले रहा है, तो वो क्या होता है कि उस टाइम पे जो शपथ पत्र में वर्णित तथ्य हैं उसका प्रति परीक्षण करने के लिए वो उपस्थित नहीं होता है उस टाइम पे, तब यहाँ इसलिए इसको साक्ष्य नहीं माना जाता। लेकिन 295 और 296 में इसको साक्ष्य माना गया है। 296 क्या कहता है, शपथ पत्र औपचारिक साक्ष्य, किसी भी व्यक्ति इसमें अभियुक्त शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है, तब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच विचार अन्य कार्यों में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 295 और 296। अब 297 क्या कहता है, प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों का शपथ ग्रहण किया जा सकता है। तो शपथ किसके द्वारा ग्रहण करवाया जाता है, प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकता है। पहला तो न्यायाधीश, कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, या फिर दूसरा आता है आपका
उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ कमिश्नर, और तीसरा नोटरी अधिनियम के अधीन कोई नियुक्त कोई नोटरी है, ठीक है ना। तो इन सभी के समक्ष किया जा सकता है शपथ ग्रहण किया जा सकता है, शपथ पत्र में शपथ ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार का आप सेक्शन देखेंगे सीपीसी में, ठीक है, सीपीसी का सेक्शन 139 इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि शपथ किसके समक्ष लिया जाता है। तो ये आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं 297 का 139 के साथ। अब यहाँ पे पूर्व दोष सिद्धि के बारे में भी एक चीज़ बताई गई है कि पूर्व दोष सिद्धि कैसे साबित की जाती है। तो आप किसी को प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, ठीक है ना, एक बार ए नाम के व्यक्ति है, इसको चोरी की सज़ा हो गई मान लीजिए एक बार, तब यहाँ पे जब दूसरी बार इसको सज़ा हो गई तो प्रीवियस कन्विक्शन उस जो आरोप बनाया जाता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, उस टाइम लिखा जाता है कि प्रीवियस कन्विक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे साबित किया जाएगा भैया, इसको जब प्रीवियस एक बार सज़ा हो गई है तो जजमेंट तो आया होगा, निर्णय दिया गया होगा, ठीक है, 353 के तहत, ठीक है, 353 में क्या है निर्णय है ना यहाँ पे सीआरपीसी में, तो उसके तहत जजमेंट तो दिया गया, तो उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं आप न्यायालय से, ठीक है। तो इस जो जजमेंट है उसके माध्यम से आप साबित कर सकते हैं कि इसकी पूर्व दोष सिद्धि हो चुकी है, तो यहाँ पे उसकी दोष मुक्ति साबित की जा सकती है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचार अन्य कार्रवाई में किसी अन्य ढंग से अतिरिक्त जो तत्समय प्रवृत्त किसी भेदभाव उपबंधित है, ऐसे उदाहरण द्वारा जिसका उस न्यायालय में जिसकी दोष सिद्धि दोष मुक्ति हुई थी अभिलेखों के अभिरक्षा में रखे जाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित उस दंडादेश के आदेश की प्रतिलिपि, यानी कि जो दंडादेश दिया गया था उसकी जजमेंट की कॉपी यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बी नंबर में इसी प्रकार से लिखा गया, तो आप बस इतने ध्यान रखिए पूर्व दोष सिद्धि जजमेंट की कॉपी से साबित कर सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा कमीशन से रिलेटेड पूरा प्रावधान। और कारागार वाला भी आप ध्यान रखिएगा 271 में है, ठीक है। कारागार में यदि साक्षी है तो उसकी परीक्षा करने के लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है, और 284 वाले ही प्रोविज़न लागू होंगे उस पर। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा इन तक हमारे साथ, ठीक है।